नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास, मौत की शतरंज, पार्ट 8। हाँ, राजीव ने कहा। वंदना ने सोचा कि हर्ज ही क्या है अगर उसका पति उसे रंगीन मिजाजी की छूट देता है और खूब पैसा बना सकता है। उफ, किस कदर कमीनापन, मेरे मुंह से निकला। फिर मैंने पूछा, पर ये सारी जानकारी तुम्हें उस फोटोग्राफर से ही मिली? हाँ, हमने खूब दारू पी और वह खूब उगला। पर वह उगला क्यों? तुम कह रहे हो कि वह किचलू का दोस्त है? है नहीं, था। अब तो वह उसके लिए चाकू खरीद कर रखे हुए है। क्यों? किचलू न सिर्फ दौलत कमाने में माहिर है, बल्कि खासा लेडी किलर भी है। उसने फोटोग्राफर की बहन पर ही हाथ साफ कर दिया था। अब वह उससे नफरत करता है। कमीना। और सुनो, राजीव ने कहा, लोग यहाँ तक कहते हैं कि किचलू ने एक हत्या भी कर डाली थी। किसकी? कोई विनायक नाम का युवक था, बड़ी अमीर लड़की से मोहब्बत करता था। मैं पूरी तरह उछल पड़ा। कहो कहो। कहते हैं, पर सबूत कुछ नहीं है। विनायक की मौत को मोटर एक्सीडेंट ही माना गया था, और मज़ेदार बात यह है कि वह अमीर लड़की भी इसी तरह के एक मोटर एक्सीडेंट में मारी गई। बहरहाल इस कहानी का किचलू से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लोग ऐसा ही कहते हैं। मैं सोचने लगा, क्या ही मज़ेदार बात है। जिस कहानी से किचलू का सबसे ज़्यादा संबंध है, उसी को वह बोगस समझ रहा है। मेरे सामने किचलू एक बेहद छटे हुए बदमाश की तरह उभरता ही जा रहा था। किचलू ने कोई कारोबार खोला था, पर कहते हैं सब बैठ गया। फिर वे दोनों उखड़कर शहर से भाग खड़े हुए। कुछ लड़कियां अब भी विश्वास करती हैं कि किचलू की शादी नहीं हुई थी। क्या चीज़ है साला किचलू। बेशक चीज़ है। भुन भुनाते हुए मैंने भी यही सोचा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। राजीव चुप हो गया। मैंने पूछा, संध्या नाम की किसी लड़की का जिक्र आया? हाँ, यही तो वह लड़की थी जो विनायक को चाहती थी, पर विनायक उसे नहीं चाहता था। बेचारी वह भी एक्सीडेंट में मर गई, पर किचलू का उसमें कोई हाथ नहीं था। फोटोग्राफर बतला रहा था कि जिस समय लड़की अल्मोड़ा में मरी, उस समय किचलू इलाहाबाद में ही मौजूद था। सहसा वह चौंक गया। पर पर तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो? उसने आश्चर्य से मुझे देखा। मैं खामोश था। मेरा दिमाग लहू की तेज दौड़ सह रहा था। भीड़ बड़ी संकरी गली में गुजरते हुए मैंने एक बार जेब टटोली। टेप कैसेट अपनी जगह सुरक्षित हालत में था। रेस्तरां से उठकर हम लोग सीधे शिकारे पर आए। मैं एक निश्चय कर चुका था। इस निश्चय के अनुसार मुझे काफ़ी कुछ काम करना था। मैंने राजीव को अलग से जाकर कुछ समझाया। वह पहले कुछ हिचका, फिर तैयार हो गया। इसके बावजूद कांपते स्वर में उसने कहा था, मैं तुम्हारी दोस्ती के नाम पर यह सब कर रहा हूँ मुखर्जी, पर ख्याल रखना, मेरा भी भविष्य है, परिवार है। ऐसा ना हो कि तुम अपनी बचकाना जासूसी में मुझे भी ईद का बकरा बनाकर छोड़ दो। घबराओ मत, मैंने उसे दम दिलासा दिया। तुम्हें याद है, एक बार मैंने तुम्हारे घर राखी के दिन तुम्हारे साथ साथ अंजना से राखी बंधवाई थी। मैं दगा नहीं करूँगा। मैं तुमसे दगा की नहीं, बेवकूफ़ी की उम्मीद करता हूँ। वह हंसा। अच्छा, शरारत मत करो, सिर्फ जल्दी से वह करो जो मैंने बतलाया है। मैंने कहा, असद और फजलू तुम्हारा साथ देंगे। मैं ठीक आधा घंटे बाद पहुँच जाऊँगा। हो सकता है मुझे घंटा भर भी लग जाए, पर तुम परेशान मत होना। वह चला गया। 10 मिनट बाद मैं होटल गुलबदन के उस कमरे के दरवाजे पर कॉल बेल बजा रहा था जिसमें किचलू ठहरा हुआ था। शाम ढलने लगी थी। दरवाज़ा खुला। किचलू ने आश्चर्य से मुझे देखा। तुम? मेरा मतलब है आप, और यहाँ? मैं मुस्कुराया। भीतर बैठने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वेलकम। वह पीछे हटता हुआ बोला। मैं कुर्सी में धंस गया। वह बहुत चौकन्ना मगर परेशान निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं समझ चुका था कि वह कुछ घबराया हुआ भी है। फिर वह उतावली पर सब्र नहीं कर सका। मिस्टर मुखर्जी, मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? आप मुझे बुलवा सकते थे। बात ही ऐसी थी मिस्टर कैलाश, मैंने कहा। शिकारे पर संध्या है और उसके सामने शायद ठीक न रहता कि मैं और आप बात करें। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कि कौन संध्या? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही जो संध्या थी, फिर अपर्णा हुई, अपर्णा राय, और इन दिनों मिसेस अपर्णा मुखर्जी है। मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बहुत गंभीर किस्म का
पर शातिर बदमाश मुस्कुराता है। मुझे मालूम नहीं वैसा ठीक तरह मैं कर सका या नहीं, पर जिस तरह उसका चेहरा सूख गया था उससे जाहिर था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बड़ी स्वाभाविकता और योग्यता से कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अब बिजनेस के 3 हिस्से होंगे और अगर ब्लू हेवन वाली वह हसीना जिंदा रही तो 4 होंगे। मैंने ज़्यादा ही उलझते और उलझाते हुए कहा। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब हम लोग ज़्यादा समझने समझाने के चक्कर में ना पड़ें, वही अच्छा है, मैं बोला। फिर मैंने अपनी जेब से कैसेट निकाला और टेबल पर उसके ठीक सामने रख दिया। क्या वंदना जी के शिकारे से मिले इस म्यूजिकल कैसेट को आप सुनना चाहेंगे? ओह यू! वह चीते की तरह झपटा। यह भी भूल गया कि कमरे का दरवाजा उड़का हुआ था। उसे बाहर से कोई भी आसानी के साथ खोल सकता था। उसकी अचानक उछाल की कल्पना मुझे थी। जैसे ही वह मेरी ओर उछला, मैं लपक कर अपनी जगह से हट गया। गुलांट खाकर वह सोफा कुर्सी लिए दिए दीवार से जा टकराया, पर बहुत फुर्ती थी उसमें। उसने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरी ओर ताना, अपनी जगह से हिले तो एक साथ 60 टाफियां खाओगे। ज़्यादा मिठास बदन से फूट निकलती है, जानते हो ना बच्चे। वह खूंखार हो उठा था। उसने झुक कर कैसेट उठा लिया। मुझे इस सब की कल्पना थी। मैं आराम से दूसरी कुर्सी में बैठ गया और मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। कैसेट वह जेब में डाल चुका था और अब उसके चेहरे पर निश्चिंतता थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। लाशें गायब करना मुझे आता है। खुद को गायब करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कस छोड़ा। मेरा विचार है लाश जितनी आसानी से उड़ा सकोगे उतनी आसानी से खुद को गायब नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? मतलब यह मियाँ कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ में जो कैसेट है वह खाली है। असली कैसेट लिए हुए मेरा आदमी बाजार में खड़ा है। अगर अगले आधे घंटे के भीतर भीतर वह मेरे पवित्र दर्शन सड़क पर नहीं कर सका तो वह पुलिस ऑफिसर के दर्शन करेगा। भेंट के रूप में कैसेट उसे अर्पित कर देगा। तुम कमीने, हरामखोर! गलत जगह गालियां खर्च कर रहे हो प्यारे भाई। मैंने सिगरेट की कई कश लिए। भीतर ही भीतर मुझे सनसनी हो रही थी और इस ख्याल से मेरा दिल धड़कने में जरा ज़्यादा ही गुस्ताख हो गया था कि अगर वह बेवकूफ़ मुझे गोली मार देगा तो मैं जासूस नहीं, एक मस्करे की तरह शहीद हो जाऊंगा। पर मुझे अभिनय करना था और मैंने किया। मैं इसी मतलब से आया था। हम लोग चाहे तो सौदा समझ से और आसानी से पड़ सकता है। उस हालत में ना ज़्यादा उलझने होंगी ना खून खराबा। सब कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे अच्छे बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं। वह ढीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर सलवटें थी, पसीने की परतें भी। मैंने कहा, जानते हो ना, अपर्णा के नाम करीब करीब 10 करोड़ हैं। वह रुपया बहुत है और इसमें हिस्से हो भी जाएं तो ऐसी खास गरीबी नहीं रहेगी। फिर भाई मेरे, हिंदुस्तानी बच्चों को हमेशा ही सिखाया जाता है लालच अच्छी चीज़ नहीं होती, यानी संतोषी सदा सुखी। उसने एक लंबा सांस लिया, रिवॉल्वर जेब के हवाले करके बैठ गया। मैंने राहत की सांस ली। अब उसका रिवॉल्वर जेब में था, पर मुझे भूलना नहीं था कि उसके पास रिवॉल्वर है और मेरी जेब में था च्युइंगम। वह पसीना पोंछ रहा था। मेरा दिल हुआ कि उससे कहूँ, रुमाल मुझे भी दो यार, मैं भी पसीने से नहाया हुआ हूँ। उसने मुझे लगातार देखते हुए कहा, खैर ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? तुम और अपर्णा 2 हिस्सेदार हो। नहीं, वह एक ही हिस्सा है। वह बोला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपर्णा से शादी करूंगा। या तो तुम उसे तलाक दे दोगे या फिर नहीं नहीं, बिजनेस में अब मरने मारने की ज़रूरत नहीं रही है। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मुझे हिस्से से मतलब है। फालतू चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। आगे बोलो। अगर तुम्हारा अपर्णा का एक ही हिस्सा रहेगा तो फिर तुम्हारी बीवी का क्या होगा? समझ लो कि वह नहीं है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे भी वह कभी नहीं थी। मैं बीवी रखना चाहता था, आदमी की शक्ल लगाए हुए वर्ड ग्लोब नहीं। फाइन, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। खैर, यानी मैं ये मान कर चलूँ कि तुम्हारी बीवी है ही नहीं। मतलब? वह खत्म हो गई। दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहा। ऐसा करो, उसके 4 हिस्से करो। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक हिस्सा हमें ब्लू हेवन को भी देना होगा। कैसा ब्लू हेवन? वह चीख पड़ा।
उसका नाम नादिरा है, वह मेरी बिजनेस पार्टनर है। और फिर मैंने सारी कहानी सुना डाली। उसने सिर पीट लिया, फिर गंभीर हो गया। क्या तुम उसे प्यार करते हो? करता था, पर जब मुझे पता चला कि वह मुझे नहीं, मेरे करोड़पतित्व को प्यार करती है, तो मैं उसे भूल गया। क्या हर्ज है अगर वह मेरी बीवी की तरह है? वह खूंखार मुस्कान में मुस्कुराया। असल में क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि गमले में फालतू पौधों की ज़रूरत नहीं है? हाँ, लगता तो है, पर वह मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूँगा। वह उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ विदाई का हाथ बढ़ाया। अब तुम पहुँचो, तुम्हें नीचे अपने आदमी को दर्शन देने ही चाहिए। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने विदा ली। सीढ़ियों पर मैंने फजलू को देखा, वह ऊपर आ रहा था। हम एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। बात नहीं हुई। मुझे विदा करने वह सीढ़ियों तक नीचे आया। मैं शिकारी के पास खड़ा उसकी प्रतीक्षा करता रहा। लगभग 10 मिनट बाद वह आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। आप निश्चिंत हो जाइए साहब, अब वह कम से कम 3 घंटे नहीं उठेगा। फिर वह मुड़ा। मैंने उसकी विस्की में 4 बूंदें डाल दी हैं, काफ़ी होंगी। गुड, मैंने कहा। फजलू, इस नेक काम में जिंदा रहा तो तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रहोगे। मैं भीतर जा पहुंचा। अपर्णा चुपचाप लेटी हुई थी। उसने पलकें मूंद ली थी। मैं उसके करीब खड़ा उसे देखता रहा। वह सचमुच बेहद सुंदर थी। मैंने हौले हौले उसका सिर दुलारना शुरू कर दिया। उसका बदन तप रहा था। मैं चौंक गया। उसने पलकें खोल दी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं उठा। असद को मैंने एक टैबलेट लाने को कहा। उसने बतलाया कि अपर्णा को डॉक्टर देख गया है। मुझे संतोष हुआ। मैं उसके पास फिर आ बैठा। तुमने अच्छा किया। हाँ, मैं जीना चाहती हूँ, पर तुम जियोगी, मैं बोला। तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं थी संध्या, असल में तुम। वह चौंक पड़ी। संध्या? उसकी आंखें भय से फैल गई। तुम मुझे यह नाम किससे सुना तुमने? मैंने सब कुछ सुना दिया। फिर वह थकी सी लेटी रही। डूबते स्वर में बोली, मैंने पहले ही कैलाश से कहा था, किसी दिन यही होगा। और उस दिन सहसा उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। रो पड़ी। प्लीज़ मुखर्जी, मुझे बचा लो, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। उस कमीने ने न सिर्फ विनायक पटवर्धन को मारा था, बल्कि मेरी दीदी की भी हत्या करवाई। मैं उसे प्यार करती थी और उसके वश में थी। वह जैसे जैसे कहता गया मैं करती गई, पर अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी। सहसा उसका स्वर उत्तेजना और क्रोध से भर उठा था। मैं उस पाजी बेईमान का मुंह नोच लूँगी। वह शादीशुदा है। मैं उसका मोटी औरत से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रही थी, पर वह कहता था कि वह उसकी पड़ोसन है और उसे किसी तरह बहला फुसला कर शांत करता रहता है। ओह, किस कदर जलील आदमी। परेशान मत हो, पर जो कुछ हो चुका है उसे आसानी से सुलझाना होगा। मैंने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। वह बके तो खामोश रहना, मैं 2 दिनों में उसे ठीक कर दूंगा। या वह कमीना अपनी हरकतों से खुद ही ठीक हो लेगा। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जब तक बकरीद नहीं आती। वह बड़बड़ाई। वह बहुत नीच है, मुझे डर लगता है। तुम लेटो, मैं आधा घंटा बाद आता हूँ। मैं उठा और बाहर आ गया। अब मैं वंदना के शिकारे की ओर जा रहा था। मैं निश्चिंत था कि 3 घंटों में मैं काफ़ी कुछ निपटा सकता हूँ, इस तरह कि कोई चक्कर ही न रहे। मैंने कदम तेज कर दिए। सुनहरी सजावट वाले कक्ष में ये नीली रोशनी बेहद उत्तेजक लग रही थी। मैं जैसे ही भीतर पहुंचा, वह बेहद कामुक ढंग से मुस्कुराई। मैंने देखा उसकी पलकें कुछ बोझिल थी, निगाहों में खास किस्म की ललाई। वेलकम, वेलकम, गुदगुदाहट भरी आवाज में वह चिल्लाई। फिर उसने अपना बदन इस तरह हिलाया जैसे एक हाथी किसी बड़े पेड़ को झकझोर डाले और उसका हर हिस्सा थरथराने लगे। मैं उसके सामने आ बैठा। वह पैक बनाने लगी। मैं गंभीर था। उसकी ओर इस तरह देख रहा था कि वह मेरी निगाहों में बैठी चिंता पड़ सकती थी। उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम खाना भी मेरे साथ ही पसंद करोगे। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं आज खुशी के मूड में नहीं हूँ वंदना, और ना ही तुम्हारा साथ देने के लिए मेरे पास वक्त है, बल्कि मुझे तुमसे जितना ज़्यादा डर लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा तुम पर तरस आ रहा है।
क्या मतलब? उसने उसी तरह ना समझी और भोलापन जाहिर करते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम मेरे शौकों से परेशान हो उठे हो। नहीं, तुम्हारे बचपने से। मैंने घूट लिया। उसने कुछ कुरेदने वाली निगाहों से मुझे देखा। मुझे लगा कि वह कुछ अतिरिक्त सतर्क हो उठी है। अब उसके चेहरे पर न कामुकता थी, न मादकता। वह एक खतरनाक और नाराज हथिनी की तरह लग रही थी। उसने शब्द चबाते हुए सवाल किया, तुम कहना क्या चाहते हो मुखर्जी? जितनी हैरानी की बात है वंदना, तुमने अपने आप को सुहागिन होते हुए भी विधवा बना रखा है। क्या बकते हो तुम? वह चीख पड़ी, ऐसे जैसे मैंने उसकी पीठ में अंकुश लगा दिया हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने घुड़की दी। आवाज कुछ इस कदर रौबीली और दबंग थी कि वह सहम गई। मैंने कहा, तुम और किचलू अपने आप को कुछ ज्यादा ही शातिर और धूर्त समझते हो। कम अज कम तुम। और इस तरह तुम दौलतमंद बनने के साथ साथ अय्याश जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए बड़े आसान तरीके से विधवा का नाटक करती रही हो। पर डियर, तुम शायद भूल गई कि जो मर्द तुम्हें विवाहिता से विधवा का अभिनय करवा सकता है, जो आदमी अपनी ही पत्नी को लगभग कॉल गर्ल का जीवन जीने की सुविधा दे सकता है, वह आदमी और आगे तक भी कमीना हो सकता है। वह धीमे से हंसी। तुम वह सारी जानकारी मुझे दे रहे हो जिसे मैं पहले से जानती हूँ। अब चूंकि तुम किसी नतीजे पर पहुंच ही चुके हो तो कान खोलकर सुन लो मुखर्जी। वंदना को सब कुछ पता है। उसे यह भी पता है कि उसका पति क्या कुछ करता रहा है, उसने किन किन लड़कियों से संबंध बनाए रखे हैं और आगे भी यही कुछ करने वाला है। मगर जब मैं खुद यही सब करती रही हूँ तब मुझे ऐतराज नहीं है। मेरा मिशन भी एक हद तक दौलत पा जाना ही रहा है। वह मैं पा लूंगी। मुझे इस सब की परवाह नहीं है कि वह किस तरह जिएगा, क्या करेगा। यह हमारे बीच तय भी हो चुका है। मगर वंदना डियर, सुनो और सिर्फ सुनो, उसने उठते हुए कहा। वह टेबल की ओर बढ़ी। यह समझना कठिन नहीं था कि वह किस इरादे से बड़ी है और वहां से क्या उठाने वाली है। वह निश्चित रूप से रिवॉल्वर उठा रही थी और उसने ऐसा ही किया। मैं जरा भी परेशान नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि मेरी जेब में एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ वंदना पर गोली जैसा असर करने वाली है बल्कि उसके मोटापे को फौरन एक तुरई को शक्ल में बदल सकती है। मैंने कहा था, रिवॉल्वर उठा लो, पर मुझे गोली मारने की गलती मत करना। मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं वंदना, दुश्मन नहीं, और तुम्हें मुझसे फायदा ही होगा। इसके बावजूद उसने रिवॉल्वर संभाल लिया था। मेरी ओर अविश्वास से देखते हुए कहा। फिर भी बड़े बूढ़ों ने कहा है, सांप पकड़ते समय भी उसे मारने के लिए तैयार रहो, तब तक जब तक कि उसके जहरीले दांत गिरा नहीं देते। वह बड़े खतरनाक ढंग से मुस्कुरा रही थी। इसमें जरा भी संदेह न था कि अगर मैं उसे ठीक तरह बातों में न लपेट पाया तो वह निश्चित रूप से मुझे गोली मार देगी। मैंने अपने आप को संभाला। देखो वंदना, मैं जानता हूँ कि सब कुछ साफ है। अब मैं यह भी सोचता हूँ कि तुम हत्या करना पसंद नहीं करोगी। करोड़ों के लिए 10-20 हत्याएं भी कोई मायने नहीं रखती मुखर्जी। वह हंसी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, पर हत्या से पहले यह देखा जाता है कि खतरनाक है कौन जिसकी हत्या की जाए। ठीक है ना? मैंने पूछा। बेशक, मैं भी बेमतलब हत्या नहीं करूंगी। उसने रिवॉल्वर मेरी ओर साथे रखा। तुम बात करो, मैं नहीं करूंगा, ये टेप करेगा। कहते हुए मैंने एक कैसेट और रिकॉर्डर अपने बैग से निकाला, टेबल पर रख दिया। वह हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने कैसेट उसमें लगाया और चला दिया। यह वही सौदे की बातचीत थी जो मेरी और किचलू के बीच हुई थी। मैं उसका चेहरा देख रहा था और निरंतर ज्वार भाटे का चढ़ाव उतार महसूस कर रहा था। वह चुप रही, पर मैंने समझ लिया था कि वह भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रही थी। जब टेप रिकॉर्डर बंद हो गया तो एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ओके मुखर्जी, मुझे मालूम हो गया है कि मेरा पति ही इस काम की सफलता के फौरन बाद मेरी हत्या का इरादा किए हुए है। ऑल राइट, मैं उसे भुगत लूंगी। उसने रिवॉल्वर खतरनाक ढंग से मेरी ओर हिलाते हुए बात जारी रखी। पर इससे यह कहाँ साबित होता है कि तुम मेरे दोस्त हो? क्या तुम्हें सुनाना और सावधान करना दोस्ती का प्रमाण नहीं है? मैंने हैरत से सवाल किया। मैं घबरा उठा था। सोचता था कि यह सब जानते ही वह मेरी ओर से रिवॉल्वर हटाकर
मुझ पर विश्वास करने लगेगी। पर मेरा अनुमान गलत साबित हो चुका था और मौत की इस शतरंज में बजाय मेरे वही मुझे शय दे रही थी। इससे ऐसा साबित नहीं होता। वह बोली, फिर भी मैं तुम्हारा प्रस्ताव सुनने के लिए तैयार हूं। तुम बोलो। देखो वंदना, किचलू पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैंने एक अंधेरे में तीर मारा। हाँ, तुम पर कर सकता हूँ। मैं तुमसे विवाह भी नहीं करूंगा। बेहद साफ और ईमानदारी की बात कहता हूँ। हाँ, दोस्तियां चल सकती हैं, रिश्ते भी चल सकते हैं, पर जिस तरह किचलू और अब तुम मेरे रहस्य से वाकिफ हो, उसी तरह तुम्हारी जानकारी के लिए बतलाता हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किचलू नादिरा को खत्म करेगा, यह तय है। हो सकता है कि नादिरा ही उसे खत्म कर दे। ऐसी हालत में या तो किचलू रहेगा या नादिरा, इनमें से किसी एक को खत्म करना होगा। वह मैं संभाल लूंगा। वंदना इतनी भोली नहीं है मुखर्जी। मैंने तुम जैसे चालू मर्दों को गलियों में अंटे खेलते देखा है और जिंदगी भर उन्हें अंटे ही खिलाए हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इस तरह किचलू को बेवकूफ बना चुके हो। मैं नहीं बनूंगी। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम उसके बाद मुझे खत्म नहीं करोगे? मैं बगले झांकने लगा, निराश स्वर में बोला, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है सिवाय इसके कि मैं हत्या करके बेकार चक मोल नहीं लेना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि कोई नहीं चाहेगा। अब तुम मुझे चाहो तो गोली मार सकती हो। वह मुझे देखती रही। अचानक उसका चेहरा नर्म हो गया। उसने रिवॉल्वर रख दिया। बोली, ठीक है मुखर्जी, बचपन की दोस्ती के नाम पर तुम्हारा विश्वास करती हूँ। मैं तो यूं भी एक मृत औरत हूँ दोस्त। जिस स्त्री को अपना सारा सुहाग जीवन विधवा का अभिनय करते हुए गुजारना पड़ा हो, जिसने अपनी जिंदगी एक तरह से कितनी ही बार मर मर कर जी हो, उसे अगर तुम मार भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अब जो कुछ मैं कर रही हूँ बच्चों की खातिर कर रही हूँ। ओके, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ और सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम अगर मेरी हत्या करना ही पसंद करो तो उन बच्चों का ध्यान रखना। और मैं विस्मय से उसे देखने लगा। वंदना की आंखें छलकी हुई थी। शायद उसी पल छलक चुकी थी जिस पल उसने टेप रिकॉर्डर में अपने पति के घिनौनेपन का अंतिम चेहरा पहचाना था। वह टूट चुकी थी। इस पल वह सिर्फ औरत थी, सिर्फ तकलीफ की एक बाजी जो अपनी ही शतरंजी चालों से मात खा चुकी थी। पहली बार हार का एहसास कर रही थी। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, वंदना, मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा करूंगा। फिर मैं टेप और रिकॉर्डर उठाकर जल्दी से शिकारे से बाहर आ गया और तभी मैंने देखा किचलू ब्लू हेवन की ओर बढ़ रहा था। हाँ, किचलू ही था वह। उसने ओवरकोट के कॉलर कन पट्टियों तक चढ़ा रखे थे, सिर पर फेलहेड था और वह कुल मिलाकर एक फिल्मी जासूस नजर आ रहा था। मैं उसकी ओर लपका। जाहिर था कि विस्की में पड़ी बूंदें पूरे 3 घंटे तक उसे नहीं थाम सकी थी। उसने शिकारी के करीब पहुंचकर किसी को संकेत किया। मैंने देखा वह नादिरा के शिकारे वाला ही था। फिर मैंने देखा कि किचलू ने जेब में हाथ डाला और उसे निकालकर कुछ दिया। जाहिर था कि उसने उसे रिश्वत दी होगी। अगले ही पल शिकारे का दरवाजा खुला और किचलू भीतर समा गया। मैं आगे बढ़ा, पर मेरा बढ़ना बेकार ही साबित हुआ। मैंने एक गोली की आवाज सुनी, जो एक हल्की सुरसुराहट के अलावा कुछ नहीं थी। शायद उसने साइलेंसर लगा रखा था। मैं मुड़ा, ओट में हो गया। यह एक फ्रूट वाले का बंद ठेला था। इस ठेले की ओट में दुबकते हुए भी मैं सहमा हुआ था। ठेले वाला करीब ही लिहाफ में समाया पड़ा था। किचलू आराम से निकला। बाहर आकर वह फिर से शिकारे वाले से कुछ बात करता रहा और उसके बाद वह आराम से निश्चित कदम रखता हुआ वंदना के शिकारे की ओर बढ़ गया। मैं फिर से उसके पीछे हो लिया। मैं समझ चुका था कि वह मेरे और अपने अनुबंध के अनुसार हर किस्म की झंझट इसी समय निपटा देना चाहता है। यह समझना भी कठिन नहीं था कि उसके बाद किचलू के लिए केवल मैं रह जाऊंगा। वह दोनों ही स्थितियों में भुगतने का सामर्थ्य रखता था। अगर मैं सौदे के मुताबिक काम करता हूँ तो हो सकता है कि किचलू तीसरी हत्या, जो उसकी चौथी या पांचवी भी हो सकती थी, के चक्कर में ना पड़े। वह सौदा कर ले। अगर मैं ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करूं तो बड़ी सुविधा के साथ मेरा सफाया कर दे। मुझे लगा कि वंदना खतरे में है। जाने क्यों उसे पसंद न करते हुए भी मुझे उसका एक दरिंदे के हाथ में पड़ जाना अच्छा नहीं लगा। मैं शिकारे के पिछवाड़े लपका। अगले ही पल मैं एक डोंगी खे रहा था। डोंगी को मैंने शिकारे के पिछवाड़े हौले से टिकाया और शिकारे में जा पहुंचा। मैं पिछवाड़े की एक खिड़की से सट गया। भीतर का दृश्य साफ था।
वह बहुत पिए हुई थी। शायद मेरे जाते ही उसने एक लार्ज पैक गले में डाल लिया होगा। किचलू दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसे इस तरह देख रहा था जैसे वह एक शिकारी है। उसके दोनों हाथ कोट की जेब में थे। वह एक पल थमा, उसे देखता रहा, वरना उसकी ओर शायद देख ही नहीं पाई थी। वह दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। मैं सिहर उठा। मैं समझ चुका था कि वह उसे एकदम गोली मार देगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने नादिरा को मारी होगी। मेरा दिल हुआ कि उछलकर खिड़की से भीतर पहुंचूं और उस पर टूट पड़ूं। शायद मैं यह कर भी बैठता, पर तभी मैंने देखा वंदना उसे देखकर मुस्कुराने लगी है। उसने अपना बदन जोर से हिलाया, हाथ आगे पीछे किए जैसे वह आलस उतार रही हो, और फिर बिजली की तरह फुर्ती से उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। निशाना किचलू की ओर था। वह थमा ही रह गया, हक्का पक्का। हाथ जेबों से बाहर करो, जल्दी। मगर डार्लिंग, कुत्ते, हाथ निकाल जेब से, वह गर्जी। घबराकर किचलू ने हाथ बाहर निकाल लिए। वंदना आगे बढ़ी, बेहद आराम और आत्मविश्वास के साथ। मैं हैरत में आ गया। मैंने देखा वह न सिर्फ साहसी ही थी, बल्कि बेहद खतरनाक भी थी। उसने किचलू के पास पहुंचकर उसकी जेबों की तलाशी ली। एक झटके से उसका रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। अब उसके हाथों में 2 रिवॉल्वर थे। किचलू कांप रहा था। तुम तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वह लगभग चिल्लाया। मैं मजा लेने लगा। वंदना अब सुरक्षित थी। मैंने मन ही मन उसकी सराहना की। क्या बात है, सच कहते हैं बिगड़ा हुआ हाथी बहुत खतरनाक होता है। तुम जैसे कॉकरोच को मैं जूती से कुचलना ज्यादा ठीक समझती, वनिस्पत इसके कि तुम पर एक खूबसूरत और महंगी गोली जाया की जाए। पर क्या किया जा सकता है? बैठ जाओ। क्या बकती हो तुम? वह चिल्लाया। बैठ जाओ, वह ज्यादा जोर से चिल्लाई, और मैंने देखा वह इस तरह बैठ गया जैसे फोम का एक तकिया अचानक वंदना के नीचे दब गया हो, एकदम पिचका हुआ। वंदना बैठ गई। उसने उसी तरह किचलू को रिवॉल्वरों के निशाने में लिए रखा। किचलू कुछ इतना घबरा गया था कि सर्दी के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। सहसा उसने कहा, वंदना, तुम्हें तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे किसी किस्म की गलतफहमी ना पहले थी ना अब है। सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं अब तक टेम्परेरी तौर पर विधवा थी, अब परमानेंट होने जा रही हूँ। उसका अंगूठा हौले से ट्रिगर पर दबने लगा था। नहीं, वह जोर से चिल्लाया था। ऐसी गलती मत करना वंदना। मैं वह उठकर पागलों की तरह झपट पड़ा, पर वंदना की रिवॉल्वर गोली उगल चुकी थी। वह सरसराहट की आवाज हुई और जोर से तड़पा था किचलू। वह धरती पर लेट गया था। वंदना ने उसके चेहरे पर थूक दिया था। हरामजादे, तू मुझे मारना चाहता था, तू मुझे इस हाल तक लाया। और ओह वंदना, तुमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। सच तो यह है, तुम विधवा थी, तुम झूठ नहीं थी, सचमुच विधवा थी। वह जोर से तड़प रहा था। मैं उसके अंतिम शब्दों पर हैरान होने लगा। वंदना, वह जोर से कराहा, फिर एकदम शिथिल हो गया। वंदना ने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा कि उसकी आंखें फिर से छलछला आई थी। मैं खिड़की से भीतर छलांग लगा गया। वह चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर थकी सी सोफा कुर्सी में धंस गई। सामने किचलू की निर्जीव आंखें हैरत से देखती हुई फैली ही रह गई थी। मैं उन आंखों से भयभीत हो उठा, झुका और उसकी पलकें मूंद दी। मुझे लगा कि मेरे हाथ चिपचिपाए हैं। किचलू की चमड़ी मुझे अपनी उंगलियों में चिपकती हुई सी महसूस हुई। मैं सिहर उठा। वंदना खामोश निगाहों से उसे देख रही थी। मैं एक पल चुपचाप बैठा रहा, फिर उठा। क्या इस लाश को? नहीं, तुम जाओ, मैं सब ठीक कर लूँगी, वह बोली। मैं तो विधवा थी ही, अब क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वह एकाएक खामोश हो गई। मैं बाहर चला आया। किनारों पर सन्नाटा था। लंच के बाद मैं आराम से बिस्तर पर जा लेटा। वह मुझे हैरत से देखने लगी। तुम जा नहीं रहे हो मुखर्जी? उसने कुछ परेशान होकर सवाल किया। कहाँ? तुमने फ्लाइट में रिजर्वेशन लिया हुआ है, याद है ना? हाँ, पर वह तो मैंने कैंसिल करवा दिया है। मैंने करवट ली, जवाब देकर एक सिगरेट सुलगाने लगा। वह कुछ बौखला उठी। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो मुखर्जी। मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। ईश्वर के लिए तुम इस खतरे से निकल आओ, मैं सब देख लूँगी। पर अपर्णा, मेरा मन नहीं होता।
तुम्हें छोड़कर जाने का। मैंने आंखों में प्यार भरकर उसे देखा, फिर करीब खींचकर उसे चूम लिया। वह इठलाती हुई मुझसे दूर हट गई। भावुकता में मत पड़ो, मैं तुम्हारे कपड़े तैयार कर चुकी हूँ, सब अटैची में रख दिए हैं, तुम निकल जाओ, हम फिर कभी मिलेंगे। वह बोले गई। उसकी आंखें छलछलाई हुई थी। वह बहुत कमीना आदमी था, मैं जानती हूँ, पर उसके मरने के बाद उसके साथी ज्यादा कमीने साबित होंगे। मैंने देखा, कोने में एक खूबसूरत अटैची तैयार रखी थी। मैंने सिगरेट के कई कश खींचे, धुआं बाहर छोड़ा, बैठ गया। कहा, इसका मतलब है तुम मुझे भेजकर ही रहोगी? हाँ, उसने प्यार भरी जिद के साथ कहा। तुम जो भी समझ लो, मेरे प्यार की हट ही समझो, तुम्हें यहाँ से चले जाना है। पर किचलू के साथी, मैं इन कमीनों को ऐसा सबक दूंगी कि वह जिंदगी भर याद रखें, उसने जवाब दिया। पर मेरी फ्लाइट रिजर्वेशन राजीव कैंसिल करवा चुका है। वह फिर हो जाएगा, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उठा, मैंने उससे हाथ मिलाया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में चमक थी। मैंने अटैची उठाई और एक गहरी सांस ली। मैं बाहर निकल आया। मैंने अटैची दूर किनारे पर ऐसी जगह छोड़ दी जहां खामोशी थी। फिर मैं लौटकर शिकारे पर आया। मैं किचन में समा गया। मैं लगभग 10-15 मिनटों तक वहीं बैठा रहा। अचानक बड़े जोर का विस्फोट हुआ। अटैची के चिथड़े उड़ चुके थे। तभी मैंने पाया कि वह भीतर से लपकी हुई बाहर आई। कई लोग विस्फोट की दिशा में देख रहे थे। वह कुछ क्षण उस ओर देखती रही, फिर मुस्कुराती हुई भीतर की ओर लौट आई। मैं किचन से निकला और धीमे से शिकारे का दरवाजा खोला। मैंने देखा, वह आराम से खिड़की के बाहर झील का नजारा देख रही थी। मैं एकदम भीतर घुस पड़ा। वह मुड़ी, इस तरह चौंकी जैसे उसने ज्वालामुखी फटते देखा हो। वह चीख पड़ी, तुम? हाँ बेबी, मैंने कहा और उसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। मैंने एक सिगरेट फिर से जलाई। वह मेरी तरफ देख रही थी जैसे पत्थर हो चुकी हो। शायद वह मेरे जीवित होने पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, देखो डार्लिंग, अविश्वास मत करो, मैं जिंदा हूँ। इसलिए कि रात को जब तुमने मेरी अटैची में टाइम बम रखा, तभी मैंने समझ लिया था कि मैं जिंदा हूँ। पर मुझे अफसोस यही है कि तुमने विनायक राव को बहुत धीमे, बेआवाज तरीके से मारा। क्या, यह क्या बक रहे हो तुम? देखो बेबी, अगर तुम विनायक राव को न मारती तो यकीन करो, मुझे कभी यह जरूरत न होती कि मैं रात को सोने का बहाना करके शांत पड़ा रहूं और तुम्हारी गतिविधि पर नजर रखूं। पर यह फैसला मैंने उसी पल कर लिया था जिस पल तुमने वंदना के शिकारे में विनायक राव उर्फ किचलू पर खिड़की से गोली चलाई थी। तुम तुम कैसे कह सकते हो कि वह गोली मैंने चलाई थी? और और वह विनायक था। वह रुआंसी हो गई थी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसका खेल खत्म हो चुका है, वह बाजी हार गई है। रात की घटना ने मेरे दिमाग का वह धुंधलापन भी साफ कर दिया था जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हें पहले यही समझता आ रहा था। मैंने कहा और निश्चय किया कि अब साफ साफ कह ही डालना होगा। कहानी यूं शुरू होती है कि तुम और तुम्हारी बहन अपर्णा कर्मशः किचलू और विनायक राव को प्यार करती थी, पर तुम्हारे नानाजी चाहते थे कि संध्या, जो तुमसे कहीं ज्यादा योग्य शालीन थी, उस जायदाद की मालिक बने। यह खबर जब तुम दोनों बहनों को लगी तो तुम्हारे प्रेमियों तक भी पहुंची। किचलू और संध्या तुम दोनों की हत्या की योजना बना चुके हैं। यह तुम्हें और विनायक को मालूम हो गया और तुमने तय किया था कि तुम्हें अपना बचाव ही नहीं करना है, अपना हक भी लेना है। किचलू की योजना से पहले विनायक ने उसे ठिकाने लगा दिया। विनायक ने अपने आप को किचलू में बदल लिया। भाग्यवश तुम्हारे बजाय संध्या को किराए के हत्यारों ने एक कार दुर्घटना का शिकार बना दिया। किचलू का मेकअप रखकर विनायक को वंदना का साथ भी निभाते रहना पड़ा। इसमें थोड़ी कठिनाई थी, पर एडजस्ट किया जा सकता था। विनायक ने किचलू बने रहकर वंदना को सधवा होने और ऊपर से विधवा का रोल अदा करने की सलाह दी। वह तुमसे हर तरह सहयोग ही कर सकती थी। इस तरह विनायक भी छुपा रहा जब तक कि तुम नाना की जायदाद न हथिया लो। इस सारे दौर में तुम किचलू के सामने संध्या का रोल अदा करती रही। वंदना भी संभली रही। उसे पैसा भी उसी तरह मिल रहा था जिस तरह किचलू देता था। वंदना जैसी औरत आराम से गलतफहमी में जीती रही। नाना जी की शर्त के अनुसार तुमने मुझसे, यानी एक बंगाली से विवाह करके
सफलतापूर्वक जायदाद का कानूनी अधिकार पा लिया। अब सवाल था कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। तुमने विनायक उर्फ किचलू के माध्यम से यह काम कश्मीर में करना तय किया, पर इसी बीच तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा विनायक इस सारे दौर में एक खूंखार दरिंदा ही साबित हुआ है। यही नहीं, तुम उससे डरने भी लगी और दुविधा में रही। वह खून से घबराता नहीं था। तुम्हें भय लगा कि किसी दिन वह तुम्हारा भी खून कर सकता है, और तुमने सोचा कि कैसा रहे अगर उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। तुम करोड़ों पर काबिज हो ही चुकी थी और अब इच्छा से किसी को भी पति का दर्जा दे सकती थी। तुम चाहती थी कि अब आगे विनायक जैसे खतरनाक आदमी के शिकंजे में ना फंसो। मैं रुका। वह शांत थी, शायद समझ चुकी थी कि अब बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। इसी बीच मैं, जो लगातार तुम्हारी प्यार की गलतफहमी में गिरफ्तार उलझता ही चला जा रहा था, नई खोज में पता लगा लाया कि किचलू और वंदना का रहस्य ही मुझे मालूम नहीं हो चुका है, वरन किचलू वंदना की हत्या की बात कहकर एक बड़ी भूल कर चुका है, और वह भूल मेरे हाथ टेप हो चुकी है। तुमने तुरंत तय किया कि वंदना के क्रोध की आड़ में ये लाभ तुम उठा सकोगी कि विनायक उर्फ किचलू से छुट्टी पालो। तुम यह भी जानती थी कि मैं हत्या के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, सिर्फ दिमागी कसरत करता हुआ मामले को सुलझाने की कोशिश करता रहूंगा। तुम जानती थी कि उस टेप के जरिए मैं वंदना को उत्तेजित कर दूंगा। किचलू और वंदना में झगड़ा होगा। ये झगड़ा हत्या तक पहुंच सकता है। तुम यह भी समझ चुकी थी कि उसके बाद तुम मुझसे भी पीछा छुड़ा सकती हो। तुम विधवा होना पसंद करोगी। मैंने एक गहरी सांस ली, पर तुम्हें यह कल्पना नहीं थी कि ठीक समय मुझे रहस्य का पता चल जाएगा। तुमने उस समय, जबकि वंदना ने गोली चलाई, किचलू को इस तरह गोली मारी कि वंदना को गलतफहमी हो जाए गोली उसकी थी। यही हुआ। मुझे उस समय भी यह मालूम नहीं था कि किचलू विनायक राव है। जब मैंने उसकी मृत आंखों के पलकें झपकी तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर झिल्ली थी। तुम समझदार हो। वह मुस्कुराने लगी थी। पहचान के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। झिल्ली मैंने उसके चेहरे से अलग नहीं की। मैं इतना जरूर समझ गया कि किचलू दूसरा आदमी है। पर तुम्हें विनायक किस तरह पहचान में आया? वह पूछने लगी। अब वह बेहद निश्चिंत लग रही थी। उसने मेरे पैकेट से सिगरेट निकाली और जला ली। तुम्हारे द्वारा अटैची में टाइम बम रखने से, और तुम्हारी उंगली से, जिसे तुमने और विनायक ने वन्ना को धोखा देने के लिए एक डायलॉग टेप करके काटना बतलाया था। डियर, मैं रात को तुम्हारे साथ 2 बार बिस्तरे पर आ चुका हूँ। मैं चक्कर में था कि तुम्हारी उंगली कटी, तब उस पर कोई निशान क्यों नहीं है? खैर, अब तुम क्या चाहते हो? वह पूछ रही थी। कुछ नहीं, मैं तो उस हालत में ही कभी नहीं रहा कि कुछ चाह सकूं। मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दे सकती हूँ, वह बोली। मेरा ख्याल है कि तुम जैसे आदमी की पीढ़ियां और पूरी जात बदल देने के लिए यह रुपया काफी होगा। बोलो। और मैंने पाया कि अचानक वह फिर से कमीनी हो उठी। तुम ठीक कहती हो, पर मैं इस वक्त किसी सौदे के मूड में नहीं हूं, मैंने कहा, और उठकर बिस्तरे पर जा लेटा। आंखें मूंद ली, और जब आंखें खोली तो आशा के अनुकूल उसे रिवॉल्वर हुए अपने सिर पर देखा। वह कह रही थी, मुखर्जी, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम अकेले हो जो ये सब जानते हो। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बच सकती हूँ। बेवकूफ़ लड़की, रिवॉल्वर खाली है, मैंने कहा। उसने भौचक्के होकर मुझे देखा। मैंने उसी तरह लेटे लेटे बतलाया, वह टेप अब भी तुम्हें जायदाद से बेदखल कर सकता है जो तुमने वंदना को चरका देने के लिए रिकॉर्ड किया था, और वह मेरे पास है। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? वह ढीली हो गई। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। सिर्फ तुम्हारी नकेल काबू में रखूंगा। क्या मतलब? मतलब यह कि वह टेप मेरे पास तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि हमारा एक बच्चा नहीं हो जाता, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी जन्म तिथि पर मैं उसे एक फूल और तुम्हें वह टेप भेंट कर दूंगा। अगर तुम इसे ब्लैकमेलिंग समझती हो तो समझती रहो। जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम यकीन कर सकती हो कि मैं तुम्हारी जायदाद में रुचि नहीं रखता। मेरी रुचि सिर्फ तुम में है। वह रुआंसी हो गई। उसने रिवॉल्वर पटक दिया। मेरे करीब ही बैठ गई। तुम बहुत चालाक हो, वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं डार्लिंग, मैं एक भला आदमी हूँ जिसे करोड़पति बनने के चक्कर में सिर्फ चालाकियाँ देखनी पड़ी हैं।
भोगनी पड़ी हैं और इसीलिए मैंने तय किया है कि इस दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ जीना ही काफ़ी है। यानी तुम चले जाओगे? नहीं, तुम्हारे साथ रहूँगा। बाद में हमारा बेटा मेरी हिफाजत कर लेगा। तो यह था मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।